जय हिंद। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढंग से पढ़ना। देखो शुरू करते हैं। अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स के साथ साथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स भी रहते हैं, जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, प्लांट के बहुत सारे स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ और बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ। बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स इस प्लेनेट अर्थ को और बहुत सारे लिविंग बींग्स के साथ में शेयर करते हैं। और ये जो हमारा पूरा हैबिटेट है, इट इज़ इमेंसली रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब एक सवाल ये आता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट टर्म है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में जितने नंबर और जितने वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं उसको बुलाया जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। बायोडाइवर्सिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज़ इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज़। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वाइल्ड लाइफ में और कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है। जितने भी ये स्पीशीज़ हैं, दे आर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन। इन सभी स्पीशीज़ की अपनी फॉर्म है, अपनी शेप है और इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। और ये जितने भी स्पीशीज़ हैं, दे आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ये जितने भी स्पीशीज़ हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये एक दूसरे पे बहुत हैविली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फूड चेन। फूड चेन में से अगर कोई एक स्पीशीज़ भी गायब हो जाए तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सभी स्पीशीज़ के ऊपर देखने को मिलता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। और ये जो कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें सभी स्पीशीज़ एक दूसरे के ऊपर बहुत हैविली इंटरडिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इनफैक्ट जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, उसकी क्वालिटी को रिक्रिएट करने में प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सॉइल हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है बिकॉज सॉइल के ऊपर एग्रीकलचर होता है। फॉरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने में। इनफैक्ट फॉरेस्ट जो हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो एक दूसरे के ऊपर बहुत हैविली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और इस बैकड्रॉप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें, इनको कंजर्व करें, इनको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, इनको डिप्लीट ना करें, इनकी क्वालिटी को डिग्रेड ना करें। फिर बात की गई है कि इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की सिचुएशन क्या है। और ये अपने को पता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, फ्लोरा एंड फौना के मामले में हमारी कंट्री इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। इनफैक्ट नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। दुनिया भर में जितनी भी स्पीशीज़ मिलती हैं उनमें से लगभग 8% स्पीशीज़ सिर्फ हमारे कंट्री में मिलती हैं। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में बात की जाए तो लगभग 1.6 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे कंट्री में देखने को मिलती हैं। और ये 1.6 मिलियन स्पीशीज़ वो हैं जिनके बारे में अपने को पता है। बड़ी बात यह है कि लगभग दुगना तिगना नंबर अभी भी ऐसा है स्पीशीज़ का विच इज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो कि हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अभी तक हम उनको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, लंबा चौड़ा जानवर है, उसको स्पॉट करना बेहद ईजी है। लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे छोटे छोटे स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि हमारी कंट्री में, हमारे फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अभी तक हम उनको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि अब ये सांप की नई स्पीशीज़ ढूंढी गई है, अब ये नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढा गया है, अब ये नई बर्ड की स्पीशीज़ ढूंढी गई है। ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि अब तक डिस्कवर नहीं की गई हैं लेकिन हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कर ली है और अब तक अपने को ये समझ में आ गया है कि रिसोर्सेज हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, हमारे डे टू डे सर्वाइवल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ये जितना भी डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है ये हमारी लाइफ में बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है। लेकिन लेटली ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, इट इज़ अंडर ग्रेट स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस में क्यों है? बिकॉज ऑफ आर इनसेंसिटिविटी।
हम बिना सोचे समझे फ्लोरा एंड फौना को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, जो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, वो डिग्रेड होती जा रही है, वो डिप्लीट होती जा रही है। इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि इंडिया के रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा में से, और रिकॉर्डेड की बात कर रहे हैं अपन, जो येट टू बी डिस्कवर्ड है उसको तो छोड़ ही दो, रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा में से लगभग 10% वाइल्ड फ्लोरा और मैमल्स में से लगभग 20% मैमल्स थ्रेटेंड लिस्ट पे हैं। थ्रेटेंड लिस्ट पे होने का मतलब है कि ये वो स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर ख़त्म होने का खतरा है। अगर इनको कंजर्व करने के लिए, अगर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये स्पीशीज़ हमारे कंट्री में अर्थ के ऊपर मिलना ही बंद कर देंगी। इनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ क्रिटिकल सिचुएशन में है। क्रिटिकल सिचुएशन में मतलब कि एकदम लास्ट स्टेज पे हैं। अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये अर्थ के ऊपर मिलना ही बंद हो जाएंगे। जैसे चीता है, जैसे पिंक हेडेड डक है, जैसे माउंटेन क्वेल है। और सिर्फ एनिमल स्पीशीज़ नहीं, प्लांट स्पीशीज़ भी हैं, जैसे मधुका इंसिग्निया, महुआ का एक पेड़ मिलता है, उसकी वाइल्ड वैरायटी है मधुका इंसिग्निया, ये क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसके अलावा होबार्डिया हेप्टान्यूरोन, ये एक घास की स्पीशीज़ है। ये सब जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, मतलब इनका सर्वाइवल खतरे में है। इनफैक्ट आज की डेट में ये बताना कि कितने ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्थ के ऊपर देखने को मिलते थे, लेकिन आज की डेट में वो अर्थ के ऊपर नहीं देखने को मिलते हैं, वो भी डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको हम ढूंढ भी नहीं पाए थे, उससे पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो गए हमारे अर्थ के ऊपर से। और जब हमें ये समझ में आता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जब हमें ये समझ में आता है कि फ्लोरा एंड फौना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब हमें ये समझ में आता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस बैकड्रॉप में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन क्रिटिकल स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें, इनको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लें, इस नेचर को, इस एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट ना करें। अच्छा, ऊपर एक डू यू नो दिया हुआ है। इस डू यू नो में बात की गई है कि हमारे कंट्री में लगभग 81,000 स्पीशीज़ ऑफ फौना देखने को मिलती हैं, लगभग 47,000 स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा देखने को मिलती हैं, और इनमें से लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज़ और 15,000 फ्लावरिंग स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि इंडिया के लिए एंडेमिक हैं। और एंडेमिक होने का मतलब क्या है? ऐसी स्पीशीज़ जिनका इंडिया होम है, जो कि ओरिजिनली इंडिया में ही मिलती रही हैं, उनको अपन बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। हालांकि ये जो डेटा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रीफली थोड़ा सा याद रखो कि लगभग 81,000 स्पीशीज़ हमारे यहाँ पे फौना की मिलती हैं, 47,000 स्पीशीज़ हमारे यहाँ पे फ्लोरा की मिलती हैं। अच्छा, फिर आगे एक और डू यू नो दे रखा है। इस डू यू नो में बात की गई है कि इंडिया के अगर लार्जर एनिमल्स की बातचीत की जाए तो लगभग 79 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 44 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, 15 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स और 3 स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस ऐसी हैं जो कि थ्रेटेंड हैं। थ्रेटेंड का मतलब जिनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर इनको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो इनकी पूरी स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर से वाइप आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये डेटा भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि जनरली न्यूज़ में रहती हैं। तो अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिसकी सिचुएशन बेहद ख़राब है, और अगर वो न्यूज़ में है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। आगे बात की गई है वैनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में, और अगर वैनिशिंग फॉरेस्ट की बात की जाए तो बड़ा सिंपल, ऐसे फॉरेस्ट जिनको काट दिया गया है, जिनका डिफॉरेस्टेशन हो गया है, अब जो फॉरेस्ट वैनिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनको बुलाया जाता है वैनिशिंग फॉरेस्ट। इस पूरे टेक्स्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में हमारे कंट्री में टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज़ 24.61%, और ये जो डाटा है वो हर साल वेरी होता रहता है। अब अपने को ये समझ में आता है कि 24.16% इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री। ये अच्छी बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे कंट्री में जो फॉरेस्ट कवर के अंडर एरिया है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है, और इस इंक्रीज के पीछे गवर्नमेंट के और वेरियस एजेंसीज के बहुत सारे एफर्ट्स हैं। लेकिन अपन ने एक पॉलिसी पढ़ी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, और इस पॉलिसी के तहत कंट्री में डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए? 33%। मतलब आज की डेट में है 24.61%, होना कितना चाहिए? 33%। मतलब अभी हमें कॉन्स्टेंटली इस फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, तब जाके कहीं हम डिजायर्ड एरिया के ऊपर पहुंचेंगे। एक तरफ इंक्रीज हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अभी बड़ी लंबी जर्नी तय करनी है हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए।
ये तो बेसिक बातचीत है। फिर आगे बात की गई है कि एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस इंटरनेशनल बॉडी ने स्पीशीज़ को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहली कैटेगरी है नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? ऐसी स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन एकदम ठीक है, पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं है, बढ़िया पॉपुलेशन है, इन स्पीशीज़ को कोई भी डेंजर नहीं है, मतलब खूब पॉपुलेशन है इनकी। जैसे कैटल है, कैटल की पॉपुलेशन खूब है, कोई खतरा नहीं है। साल ट्रीज होता है, उसकी पॉपुलेशन खूब है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइन है, रोडेंट्स हैं, ये सब नॉर्मल स्पीशीज़ हैं। ऐसी स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं है, वो होती हैं नॉर्मल स्पीशीज़। दूसरी है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का मतलब ऐसी स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन बेहद कम है, हद से ज़्यादा कम है, और अगर इनको कंजर्व करने के लिए, अगर इनको बचाने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो इनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा है। एक्सटिंक्शन का मतलब कि अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये पूरी तरीके से अर्थ के ऊपर से ख़त्म हो जाएंगी। आज की डेट में ये थोड़ा बहुत मिलती हैं, लेकिन फ्यूचर में ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बक है, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन वाइल्ड एस है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ हैं? जिनकी पॉपुलेशन हद से ज़्यादा कम है, और अगर इनको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो बहुत जल्दी ये स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर से वाइप आउट हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तीसरी कैटेगरी है वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन उतनी कम नहीं है जितना एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कम है, और अगर इनको कंजर्व करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए, इनको बचाने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए, तो ये बहुत जल्दी एंडेंजर्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगी। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ तो वो हैं जिनकी पॉपुलेशन हद से ज़्यादा कम है, और अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, अर्थ के ऊपर से वाइप आउट हो जाएंगी। वल्नरेबल स्पीशीज़ वो हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन उतनी कम नहीं है जितनी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कम है, और अगर इनको बचाने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये बहुत जल्दी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे ब्लू शीप है, जैसे एशियाटिक एलिफेंट है, जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन है। फिर एक कैटेगरी है रेयर स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन इन जनरल कम है, लेकिन उतनी कम नहीं है जितनी वल्नरेबल स्पीशीज़ की कम है, और अगर इनको बचाने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये या तो वल्नरेबल स्पीशीज़ की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगी, या फिर ये शिफ्ट हो जाएंगी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में, डिपेंडिंग अपॉन कि किस रेट से इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है। पांचवी होती हैं एंडेमिक स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जो कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडमान टील है, ये सिर्फ अंडमान में मिलता है। निकोबार पिजियन है, ये सिर्फ निकोबार में मिलता है। अंडमान वाइल्ड पिग है, ये सिर्फ अंडमान में मिलता है। मिथुन जो है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो ऐसी स्पीशीज़ जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही मिलती हैं उनको बुलाया जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। अच्छा, ये जो स्पीशीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिलती हैं, वो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही क्यों मिलती हैं? बिकॉज ये स्पीशीज़ जो हैं वो यूजुअली आइसोलेटेड होती हैं बाय नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर्स। जैसे अंडमान और निकोबार की अगर बात करें तो चारों तरफ पानी है, तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ मिल रही हैं वो कभी बाकी के मेनलैंड तक पहुँच ही नहीं पाई, तो ये स्पीशीज़ सिर्फ यहीं पे मिलती हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही मिलती हैं उनको बुलाया जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। और फिर लास्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जो पहले किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती हैं उस जोग्राफिकल एरिया में, उनको बुलाया जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया में 1952 तक एशियाटिक चीता मिलता था। अब 1952 के बाद से इंडिया में एशियाटिक चीता नहीं मिलता है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एशियाटिक चीता इज़ अ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ऐसे ही अगर अपन पूरे अर्थ के लेवल पे बात करें तो एक जो कॉमन एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, डायनासोर्स हैं। वो पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्थ के ऊपर मिलते थे, अब अर्थ के ऊपर नहीं मिलते हैं, तो डायनासोर्स जो हैं वो पूरे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। लेकिन एशियाटिक चीता जो है वो सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। अपन क्या कह रहे हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो पहले किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिलती थी लेकिन अब उस जोग्राफिकल एरिया में नहीं मिलती हैं, तो उस जोग्राफिकल एरिया के लिए वो स्पीशीज़ कैसी हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो जाएंगी। जैसे एशियाटिक चीता है, जैसे पिंक हेडेड डक है। बड़ा सिंपल, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन समझने की कोशिश करें तो हम ये कह रहे हैं कि IUCN ने स्पीशीज़ को फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया है,
और इन फॉलोइंग कैटेगरीज को थोड़ा इजी लैंग्वेज में अगर अपने को समझना है तो एक कॉलम बना लेते हैं अपन पॉपुलेशन का और दूसरा बना लेते हैं अपन डेंजर का। पहली स्पीशीज कौन सी है? नॉर्मल स्पीशीज। ये वो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं है, पॉपुलेशन एकदम ऑल राइट है, इनको कोई भी डेंजर नहीं है। दूसरी स्पीशीज कौन सी हैं? ये है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जिनकी पॉपुलेशन बेहद कम है और अगर इनको बचाने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तीसरी स्पीशीज कौन सी हैं? वल्नरेबल स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन इन जनरल कम है लेकिन उतनी कम नहीं है जितनी एंडेंजर्ड स्पीशीज की कम है, और अगर इनको बचाने के लिए स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगी एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में। चौथी है रेयर स्पीशीज, जिनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन उतनी कम नहीं है जितनी वल्नरेबल स्पीशीज की कम है, और अगर इनको बचाने के लिए मेजर्स नहीं लिए गए तो ये या तो वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगी या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि रेट ऑफ डिक्लाइन कैसा है। फिर होती है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही मिलती हैं, उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। इनकी पॉपुलेशन को खतरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फिर लास्ट है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मिलती थी लेकिन अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में नहीं मिलती हैं, उनको बुलाया जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है? IUCN ने दिया है, इसको याद रखना। फिर आगे बात की गई है एक डब्बे में एशियाटिक चीता के बारे में। एशियाटिक चीता जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है। सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड मैमल कौन सा है? एशियाटिक चीता है। और ये जो है ये लगभग 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, मतलब एक कार की स्पीड से लगभग दौड़ता है। इसको अक्सर लेपर्ड के साथ में मिस्टेकन किया जाता है, मतलब लेपर्ड और एशियाटिक चीता को आइडेंटिफाई करना बेहद डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, एक डिफरेंस है, एशियाटिक चीता की आंखों के बगल में एक टीयर्स की तरह से एक शेप होती है, मतलब बीच में कुछ ऐसे टीयर्स से बने होते हैं, तो जिसके ऊपर ये टीयर्स बने होते हैं उसको बुलाते हैं एशियाटिक चीता। जिसके ऊपर ये टीयर्स नहीं बने होते हैं वो होता है लेपर्ड। और ये जो एशियाटिक चीता है ये 20वीं सेंचुरी तक अफ्रीका और एशिया में खूब मिलता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तो डेवलपमेंट के नाम पे और वेरियस चीज़ों के नाम पे हमने फॉरेस्ट काटे तो इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो गया। नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हुआ तो इसका जो प्रे था जिसके ऊपर ये शिकार करता था, इसका जो खाना था वो भी ख़त्म होने लग गया, घर भी ख़त्म हो गया, खाना भी ख़त्म हो गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एशियन चीता की जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली डिक्लाइन हुई और इंडिया में ये जो स्पीशीज़ है ये एक्सटेंट हो गई 1952 में। 1952 तक एशियाटिक चीता इंडिया में मिलता था, 1952 में ये इंडिया से एक्सटेंट हो गया और आज की डेट में ये इंडिया में नहीं मिलता है। आगे बात की गई है कि ये जितने भी हमारे फ्लोरा एंड फौना हैं इसके डिप्लीशन के कॉजेज़ क्या हैं, और कॉजेज़ की बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, मेरे को कुछ काम है, थोड़ा जल्दी जाना है, तो इतना ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।